शायद हम लोग भूल गए है ना। मान लो कोई एक्स है या कोई जो भी मान लो, अपने घर के किसी सदस्य को भी हम मान सकते हैं। जब तक हम अपने ऊपर बात नहीं लेते हैं हमको समझ में नहीं आती है ना। मान लो भैया है, पापा है, मम्मी है, कोई भी है जो कार्यशील जनसंख्या है जिनको कहा जाता है, वो कार्य कर रहे हैं। अब जहाँ पे भी कार्य कर रहे हो, जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब मान लो उनकी सैलरी 2 लाख रुपए है पर मंथ, लेकिन उनको मिल कितना रहा है? 1.5 लाख रुपए। सैलरी तो 2 लाख है, सैलरी तो 2 लाख है, लेकिन मिल रहा है उनको 1.5 लाख रुपए। अब अगर 2 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ अगर हम देखें तो टोटल कितने होंगे? 24 लाख। 24 लाख। तो जो 24 लाख है ना, ये ग्रॉस है। 24 लाख जो है वो ग्रॉस है, और 1.5 लाख रुपए जो उनको मिल रहा है, यानी ईयर के हिसाब से देखें तो 18 लाख रुपए साल का, सालाना 18 लाख रुपए सालाना। वो कितना मिल रहा है इनको? ये इनका नेट है, नेट कैश इन हैंड। आपके हाथ में कुल पैसा कितना आ रहा है? 18 लाख रुपए। ग्रॉस कितना है आपका? 24 लाख रुपए है। अब समझना, अब ये जो 6 लाख रुपए कट रहे हैं, ये जो 6 लाख रुपए कट रहे हैं, ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का कट रहा है, आपके पीपीएफ का कट रहा है ना, आपके टैक्स का कट रहा है ना, तो तमाम तरह के टैक्सेस हैं वो लगते हैं, वो कट रहे हैं, है ना। तो ये जो कट कर हमको मिल रहा है वो कितना हुआ? 18, और टोटल जो मिला 24। बता रही समझ में? जिसमें से कुछ पैसा रिफंड भी होता है आपको, कितने लोग टैक्स भी बचा लेते हैं, अभी आगे आगे सीखेंगे आप लोग धीरे धीरे, है ना। इसलिए ग्रॉस और नेट में ये अंतर है। अब नेट में क्या है कि साल के अंदर जो हम एक फसल उगा रहे हैं, मतलब शुद्ध बोया क्षेत्र, ठीक, वो क्या हो गया? नेट एरिया हो गया। अब उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? और भी फसल उगा रहे हैं, यानी रबी का भी उगा रहे हैं, खरीफ का भी उगा रहे हैं, और जायद का भी उगा रहे हैं। तो ये टोटल क्या हो गया? ग्रॉस हो गया, ग्रॉस हो गया। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? हमारे अंदर जब कुल की बात करेंगे तो क्या है? ग्रॉस है, और जब नेट की बात करेंगे तो कितना आ रहा है? नेट में तो हम एक ही सीजन की बात करेंगे ना, लेकिन ग्रॉस में हम क्या कर रहे हैं? पूरे फसल वर्ष की बात कर रहे हैं, पूरे कृषि वर्ष की बात कर रहे हैं ना। चलिए देखिए कहाँ कहाँ चल रहे थे। ये एकदम बेसिक चीजें हैं अकाउंट की। देखिए एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध लेवल, हाँ, लेवल कहा जाता है।
यहाँ हम लोगों ने देखा गया कि भारत में जो कृषि का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का है, 9 प्रकार का है ना। और इसके रिकॉर्ड का संरक्षण कौन करता है, भू राजस्व विभाग। और आंकड़ा संकलित कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, है ना। ये चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब आता है भूमि सुधार। इसका अलग टॉपिक है। भूमि सुधार, अगला लैंड रिफॉर्म। आपका नाम है, डेटा को अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और लिख लो बेटा, कंपैरिजन लिख लो। कंपैरिजन लिख लो, भूमि उपयोग कैसे कैसे था, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन के ऊपर लिख लो, ये तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ दिमाग में रखने के लिए लिखवा रहा हूँ। निष्कर्ष हाँ, 1914-15 तक का डेटा है। हालांकि 2021-22 का भी है, लेकिन ये अभी मिला है, वो देख सकते हैं। पहले तो होगा कि बाद का 2014 ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। पूरा चार्ट बना लेते हैं। जंगल, ठीक है। जंगल कितना था,
कितना था 60-61 में 18.11% था। जो बढ़कर अब कितना हो गया है, 160 हो गया है। तो हम लोग कब तक का ले रहे हैं, 14-15 का, तो इससे तो अपडेट कर सकते हो 23.3%। वर्तमान में कितना 25.1% ठीक है, जंगल का। दूसरा, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, में कितना था ये टोटल जो था ये भी 18.11% था। जो घटकर कहाँ पहुंच गया, 5.5% पर पहुंच गया। अगला, गैर कृषि परियोजन 4.95, क्या आएगा गैर कृषि परियोजन में? सड़क, उद्योग, मकान, एयरपोर्ट, रेल परिवहन, सड़क अलग, परिवहन अलग, एयरपोर्ट परिवहन आ जाएगा उसमें, अलग, कारखाने अलग, है ना? परिवहन, उद्योग और मकान, ये तीनों आएंगे। आ जाएगा ना? सार्वजनिक स्थल सड़क नहीं आएगा, पठार नहीं आएगा, वो सभी जंगल में आएगा, वो जंगल में बोलो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर जी, और क्यों आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर सर प्रेजेंट टाइम पे कृषि नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में वहाँ पर सुधार करके वहाँ पर कृषि की जा सकती है। किसने बोला कि हिमालय क्षेत्र में कृषि नहीं हो रही है? किसने बोला कि पठारी क्षेत्र में कृषि नहीं हो रही? पहले की पठार के क्षेत्र में कृषि नहीं हो रहा है? काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्या वहाँ कृषि नहीं हो रही है? हिमालय के अंदर दून घाटी है, वहाँ कृषि नहीं हो रही है? क्या हिमालय के अंदर चाय के बागान नहीं है? क्या हिमालय के अंदर एप्पल के बागान नहीं है? क्या हिमालय के अंदर केसर की खेती नहीं हो रही है? क्या हिमालय के अंदर आलू की खेती नहीं हो रही है? तो कैसे गैर कृषि भूमि कह सकते हैं? डिवीजन करें। क्लियर है ना? यस सर। गलती नहीं करना है, सावधानी हटी, ध्यान रखना। जितने आसान प्रश्न हो उसको उतनी संजीदगी से हल करो, क्योंकि आसान प्रश्न में अरे ये तो सर ने पढ़ाया था, ये तो मिल गया है, इसको तो छोड़ना नहीं है ना? इस तरह की फीलिंग आ जाती है। जैसे इस बार IAS देने वाले बच्चे जो थे, जब वो क्वेश्चन देखे तो बाद में रोने लगे मेरे पास आकर, बोले सर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, 14 क्वेश्चन मिल गए सर आपके, और जिस समय क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन था, और जैसे ही क्वेश्चन उन्होंने देखा उसके शब्द क्या थे, उस बच्चे के शब्द क्या थे, उसने बोला सर मेरी आंखें चमकने लगी तुरंत, आपका चेहरा याद आ गया कि सर ने तो एज इट इज ही पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आ गया। तो ये जो भाव है ना, चलो ये भाव तो मानते हैं, ये होता है कि जब आप पढ़े रहेंगे ना तो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे बैठ के सोचते हैं कहाँ पढ़े थे, अच्छा उस वाले को क्यों पढ़े थे, क्योंकि फिर दिमाग में थोड़ा सा और जोर डाला, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर याद आएगा कि हमने किताब के ऊपर लिखा भी था, इसे रेड से लिखा था, येलो से लिखा था, या जिससे लिखा हो, ब्लैक से लिखा हो,
ये सारी चीज़ें बेटा एग्जाम में रिकॉल होती है। ये जो आपका माइंड है ना, माइंड दो पार्ट में बटा हुआ है, और एग्जाम में जो आपकी स्मृति काम करती है ना, वो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। यस सर। सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट है। आपको जितनी भी भूली बिसरी यादें आती है ना, वो सब यही याद दिलाता है आपको। जो आप पढ़े रहते हो ना, यहीं के ले जाकर स्टोर करते हो, फिर यहाँ से बाहर निकाल कर क्या करते हो, उसे रिकॉल करते हो। अगर यहाँ स्टोर नहीं है तो वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी आपको। ये बहुत साइंटिफिक है, ब्रेन बहुत साइंटिफिक है। जिस तरह से सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं ना, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। आता है ना, कितनी जीबी कैपेसिटी है इसकी, इस माइंड की भी क्या है कैपेसिटी है। अगर आपने इसको स्टोर नहीं दिया है तो ये स्टोर नहीं करेगा। और स्टोर करने का तरीका क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना। होता है कोई मंत्र आता है, कोई मंत्र आता है, कोई मंत्र ही नहीं आता है। कोई ऐसा है जिसको कोई मंत्र आता हो? कौन सा आता है? गायत्री कौन सा मंत्र आता है? शांत हो जाओ। कौन सा महामृत्युंजय बताओ? कुमुदी कब से पढ़ रही हो बेटा तुम? बचपन से पढ़ रहे हो। तो अभी तुम 16, 17, 18, 19, 20 इसी के आसपास होगी, 21 है, ठीक है ना। और मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम 8 साल के बाद शुरू की होगी, ठीक है, मान के चलते हैं ना, 8 साल 6 साल के बाद तुमने शुरू कर दिया होगा। आज इसको ये मंत्र बोलते कितने साल हो गए बेटा? अगर ये 20 साल की है तो अगर 7 साल से स्टार्ट की होगी तो 13 साल से ये मंत्र बोल रही है, बोल रही है। ध्यान देना जो अगला बात कहने जा रहा हूँ। यानी इसने इस मंत्र का उच्चारण इतनी बार कर लिया है, इसको रात में भी अगर मैं जाऊँ ना, बोलो कुमुद मंत्र सुनाओ, तो तुरंत ये बोल रही कि तुरंत ये मंत्र सुनाना शुरू कर देगी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि बार बार इसने क्या है प्रैक्टिस किया है। अब इसके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसको रात में एक जगह के पूछो ना कि कुमुद मुझे मानसून का मैकेनिज्म बताओ, ऐसा सोने दो। क्यों? वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि हमने स्टोर नहीं किया है। आधी बात समझ में? तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है जिसको हम कहते हैं PNR। ध्यान रखना, ये रेलवे वाला PNR नहीं है, वो बस समझ लेना। P for practice, N for notes, R for revision। ये जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं ना, तब तक ये प्रणाली आपकी चलती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस नोट्स रिवीजन, प्रैक्टिस नोट्स रिवीजन, मेक द परफेक्शन, मेक द परफेक्शन। सौ अलग अलग कंटेंट मत पढ़ो, एक ही कंटेंट को 100 बार पढ़ जाओ। अंतर है? अंतर है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, आई थिंक PYQ क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे, तो
ज़्यादातर एक्यूरेसी क्वेश्चन के अंदर मिल रही होगी। एक दो तीन प्रश्न की बात नहीं करते हैं, हो सकता है स्किप कर गया हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में एक्यूरेसी मिल रही होगी। मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है ना। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसी नोट्स को हम क्या करें, और जहाँ पर कमी लगे वहाँ एनसीईआरटी या अदर कोई को देखो और उसको वहाँ पर अपग्रेड करना है। ये सही तरीका होता है। कई सेंटरों पे तो मैं कह के थक गया कि ये किताबें पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को। नहीं सर, आपकी क्लास काफ़ी है। ठीक है, मुझे एक अंदाज़ा रहता है क्योंकि इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक अनुभव हो जाता है कि टीचर का क्वेश्चन फ्रेम एरिया क्या होगा। इस बार जो यूपीएससी में क्वेश्चन का ट्रेंड पूछा है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 करके पूछा है ना, ये मैं पिछले 3 साल से बच्चों को क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मतलब कि इंट्यूशन हो जाता है टीचर को कि अब ट्रेंड चेंज करेगा, ये कुछ नए पैटर्न पे आएगा ये, क्योंकि इनोवेशन के लिए यूपीएससी जाना जाता है, नवाचार के लिए यूपीएससी जाना जाता है, कुछ नया करने के लिए यूपीएससी जाना जाता है। और जब तक आप यूपीएससी को समझोगे तब तक यूपीएससी क्या अपने आप को बदल गया। इसलिए अभी दिमाग मत लगाना यूपीएससी को समझने के लिए, कोशिश भी मत करना। अभी कोशिश क्या करना है कि सिलेबस को हम पूरी तरह से अच्छे से कर ले जाएं। अभी आप चूज करने के भी कंडीशन में नहीं हो, ध्यान रखना। अभी आप चूज करने के भी कंडीशन में नहीं हो कि मैं ये टॉपिक चूज करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक एक बार 2 बार 3 बार थॉरली आप स्टडी नहीं करोगे तब तक एनालिसिस आपकी डेवलप ही नहीं होगी। अभी तो ये नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से उठा रहा है। यस या नो? है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि थॉरली स्टडी अभी हमने नहीं की है। इसलिए इस मैराथन को जीतने के लिए बेटा ना, आपको ये पूरी की पूरी यात्रा कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी आप चूज करने की कंडीशन पे मत रहना। चूज कब करते हैं? जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे कई सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बात होती है उनसे, तो लास्ट के 1-1.5 महीने में वो प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं और प्रीलिम्स उनका हो जाता है। मेंस के लिए 1.5 महीना 2 महीना छुट्टी ले लेते हैं, वो मेंस भी उनका हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, क्योंकि जो एलाइट में रहते हैं अपने आप को अपग्रेडेड करने के लिए वो करते हैं। सेम मेहनत आपने भी की, सेम मेहनत मैंने भी की। आप आईएएस बन गए हो और मैं पोस्टल सर्विस में बैठा हुआ, तो बुरा तो लगेगा। तो वहाँ पर इंसान क्या करेगा? नहीं ठीक है, अभी छोड़ना नहीं, अभी देना है, करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है। तो वहाँ पर उनके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज में पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर उनके पास चूज करने का अधिकार होता है, चूज करने की एनालिसिस उनके पास होती है। उनको पता है ये क्वेश्चन आ गया है, अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, वो एनालिसिस डेवलप हो जाती है। करंट में न्यूज़ में है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो एनालिसिस डेवलप हो जाती है। जैसे इस बार कह रहा हूँ ना, टैरिफ को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। आने वाले टाइम में मेंस जो होगा आप देखना, प्रीलिम्स के अंदर इस क्षेत्र से आना ही आना है, टेक्सटाइल को उठाना ही उठाना है, या जो मेजर एक्सपोर्ट एरिया है इंडिया का, क्वेश्चन उठाना ही उठाना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, लगातार हथियारों का क्या है खरीद फरोख्त हो रहा है, लगातार डीओडी और डीआरडीओ क्या है काम कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, तो साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन निकल रहा है इस बार, देख लेना। तो एनालिसिस
जब आप चारों तरफ नजर रखोगे ना तब एनालिसिस आपकी डेवलप होगी। है अभी उस स्टेज पे नहीं जाना है, लेकिन हाँ ये है कि अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हम बेहतर होते जाते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ो। अगला गैर कृषि प्रयोजन कितना है 4.95%। अब ये बताओ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा कैसे? क्योंकि अब लगातार संरचना विकास हो रहा है ना? Yes, sir. विकास होने पे बढ़ेगा ना? Yes, sir. आया ना? आंसर समझ में आ गया ना? Yes, sir. तुमने दिया उत्तर ना, मैंने अभी लिखा नहीं है। ये कैसे समझ में आया? क्योंकि हमने थॉरली उसको पढ़ लिया है। अगर जब डेटा भी गलत होगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। कितना है? 8.7% है ये। करेक्ट में इसका देख लेना बेटा। 8.7%। नेक्स्ट, स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। अभी पीछे लिखाया था वृद्धि हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितना था? 4.71%। घटकर कितना हो गया? 3.3%। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? क्योंकि सभी कृषि और भूमि में विस्तार हो रहा है। जिससे किसी भूमि में विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला ये कितना होता है? 3.3%। 4.71 था, घटकर 3.3% पे आ गया है। विविध वृक्षों वृक्ष फसलों तथा उपवन के अंतर्गत ये भी घटा है। कितना था? 1.5% था, घटकर 1% हो गया है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पर बढ़ा है कहाँ पर घटा है। ये सिर्फ माइंड में रखने के लिए है। कृषि योग्य बंजर भूमि बताओ बढ़ा है कि घटा है? कृषि योग्य बंजर भूमि बढ़ा है घटा है? घटा है ना? यस सर। कितना? 6.23% था, घटकर कितना आ गया है? घटकर कितना आ गया है? 4% हो गया है। और धीरे धीरे क्या ये भी कम हो जाएगा। परती भूमि, अगला परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन 3.5% था, जो घटकर 3.6% हो गया है। 3.6%। 1960 का प्रति भूमि का ना 3.5 था, जो नहीं बढ़ा है। हाँ 3.6 हो गया है। वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान में कमी आई है? नहीं, कमी नहीं आई, बड़ी। वर्तमान प्रति में 3.73% बढ़कर कितना हो गया? 4.9%। शुद्ध निवल मतलब कुल बोया हुआ क्षेत्र कितना है? 46.26%। कब था? 1960। अब कितना हो गया है? घट गया है।
45.5%, 45.5%। अब इस आधार पर आप भूमि उपयोग को देख सकते हैं कि भूमि उपयोग बढ़ा है। तो सामान्य अर्थों में अगर भूमि अर्थ को ले तो क्या होगा बेटा, भूमि उपयोग को ले तो क्या होगा? अगर सामान्य अर्थों में समझे तो भूमि का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों के अंदर करते हैं? कृषि हो गया और सार्वजनिक संसाधन के रूप में, जैसे कि वहाँ मकान निर्माण हो गया, परिवहन हो गया। और किन किन स्थानों पर भूमि का उपयोग हो रहा है? शुद्ध निवल, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र हो गया, उसके बाद पड़ती भूमि हो गया, कृषि हो गया, पड़ती भूमि एकदम उस वाले फॉर्मेट में आएंगे। कृषि और गैर कृषि उपयोग प्राकृतिक और मानवीय आकृति जलवायु मृदा। यहाँ आ जाएंगे तो मैदानी, पठारी और पर्वतीय। मैदान में हम किन किन क्षेत्रों का उपयोग भूमि का कैसे कर रहे हैं, पठारी क्षेत्रों में हम भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में हम भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कृषि के अंतर्गत जो डिवीजन किया गया है वो कितना किया गया है, उसको 9 पार्ट के अंदर कृषि के अंदर डिवाइड किया गया है ना। कितना डेटा हमारे पास उपलब्ध है? सिर्फ 93% डेटा उपलब्ध है, 7% का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और कौन देख रहा है? भू राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड को रख रहा है। और भौगोलिक सर्वेक्षण जानकारी कौन देता है? भारतीय सर्वेक्षण। तो जब भी आप न्यू डेटा अपडेट करेंगे भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ही करेंगे, ठीक है ना। 2021-22 का शायद डेटा अवेलेबल है, देख लीजिएगा एक बार। आगे चले, अब आ जाते हैं भूमि का वर्गीकरण। भूमि के वर्गीकरण को हम कितने भागों में बांटे? 2 भागों में, वन क्षेत्र, दूसरा बंजर भूमि, गैर कृषि भूमि, स्थायी चारागाह, और क्या है विभिन्न तक तरु और उपवन कृषि योग्य भूमि, और कहाँ वर्तमान बढ़ती भूमि, निवल क्षेत्र है। ये टोटल हमने क्या किया, 9 भागों में इसे डिवाइड कर दिया। अब अगर जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो आप बता सकते हो ना, परिवहन सड़क किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा? कृषि या गैर कृषि? गैर कृषि के अंदर। पड़ती किसके अंदर आ जाएगा, कृषि या गैर कृषि? कृषि के अंदर आ जाएगा। कृषि अयोग्य आएगा या कृषि योग्य में आएगा? कृषि अयोग्य में आ जाएगा, है ना। और कृषि अयोग्य में क्या आ जाएगा? बंजर भूमि आ जाएगा ना। अब अंतर समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। तरु फसल क्या होता है? अरे तरु मतलब नया जो पौधे जो हम लगा रहे हैं, है ना। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि सुधार हमने क्या क्या किया। पेड़ों से जो नई पत्तियाँ निकलती हैं या फिर नए वृक्ष को उपारों तो वो तब होता है। भूमि सुधार
भारत में दो 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार लगभग 61%, जहाँ पर एग्जैक्ट डेटा नहीं अवेलेबल है वहाँ पर लगभग जरूर डाल दिया करो, 61.5% आबादी या लोग कृषि में संलग्न है। क्योंकि भूमि चाहे वो जैविक हो, भूमि जीवन के सभी पहलुओं में, चाहे वो जैविक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सभी का पोषण करता है। भूमि सुधार के कारण भारत में या भारत की राज्य नीति में हमेशा भूमि वितरण शामिल रहा है। जमींदारी प्रथा, जिसको हम सामंती प्रथा भी कहते हैं ना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमि नीति थी। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के 2 लक्ष्य थे। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। ठीक है, आप थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, तो जिस समय नवपाषाण काल था, तो नवपाषाण काल के अंदर जब हम कृषि का विकास देखते हैं, तो वहां पर कोई मालिकाना हक हमें नहीं दिखाई देता है। वहां पर कृषि क्या था? एक सामुदायिक विषय था, एक ग्रामीण विषय था, एक ग्राम विषय था, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, जिसको लोग सामूहिक रूप से पैदा करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन आया
और हमको पता है कि अकबर के टाइम जो दशहरा नीति जो थी वो लाई गई, इसको किसने लाया था? टोडरमल ने लाया था। पहला व्यवस्थित जो था वो उन्होंने करने का प्रयास किया था। उसके बाद अंग्रेजों का जो टाइम आता है, मुगल के बाद क्या अंग्रेजों का टाइम आता है। अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाया, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा कर को वसूलना, ज्यादा से ज्यादा कर को वसूलना। इसलिए उन्होंने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मारवाड़ी व्यवस्था, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई। लेकिन मूल में देखें तो यही चीज साफ साफ नजर आती है कि उनका मेन उद्देश्य यही था कि किसान से कितना कर वसूल लिया जाए, जिसके लिए उन्होंने समय समय पर आमूलचूल परिवर्तन किया, रैयतवाड़ी में परिवर्तन किया, स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तन किया। आप देखो इन परिवर्तनों में हमें क्या दिखाई देता है कि सीधे सीधे जमींदारों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सरकार और किसान, इन दोनों के बीच में एक नए बिचौलियों का जन्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जमींदार। इन दोनों के मध्य अच्छा संबंध भी था। पहले की स्थिति में अगर हम देखें, 1600 के आसपास की अगर स्थितियों को हम देखें थोड़ा सा, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि इनके बीच में सामंजस्य की स्थितियाँ लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी या बेहतर हो चुकी थी। अमानवीयता का जो पराकाष्ठा था वो हमको ब्रिटिश काल में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इनके बीच का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे क्या हुआ, कर के दबाव में बिगड़ता गया। किसान और जमींदारों के संबंध क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, खराब होने लगे। क्यों खराब होने लगे? क्योंकि सरकार ने कर के लिए क्या किया, दबाव डाला। जमींदार का काम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा कर को वसूल करना, और वसूल नहीं करने पर बाद में अंग्रेजों ने और नीति लाई कि जो वसूल नहीं कर पा रहा है या जो कर अदा नहीं कर पा रहा है, उसके खेत को क्या किया जाए, जब्त कर दिया जाए या बेच दिया जाए या इसकी बोली लगा दिया जाए। वहाँ से एक और नए क्लास का जन्म होता है, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं। तो निरंतर क्या है, किसानों का शोषण बढ़ रहा था, सामाजिक अव्यवस्था जन्म ले रही थी। इसलिए आजादी के बाद सरकार के पास सबसे पहली चुनौती यही थी कि किस तरह से हम किसानों की स्थिति को बेहतर कर सकें। किसानों की बेहतरी के लिए इन्होंने क्या किया, जो जमींदारी प्रथा था उसको क्या किया, समाप्त किया। और ये कोशिश की सरकार ने कि जो निचले तबके तक है, जो सीमांत किसान तक लोग हैं, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचे कि जहाँ पर जो किसान खेती कर रहा है उसको उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए, उसको उसका वो मालिकाना हक मिलना चाहिए। और ऐसा हुआ जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जहाँ पर जोत रहा था वो उसके सरकार क्षेत्र में आ गया। तो सरकार ने इसी को लेकर जो प्रयास किया, उस प्रयास को ही हम क्या कहते हैं, सुधार कहते हैं। उन्हीं सुधारों के बारे में हमें जानना है। जैसे भूदान था ना, भूदान था, वो क्यों था? भूमि का दान करिए, जिसके पास ज़्यादा है वो दान करिए।
ताकि जो ऐसे लोग हो जिनके पास नहीं है किसी को मौका तो गुजारा हो जाए। इस प्रकार की कई योजनाएं सरकार भारत को लेकर आई और पहले से स्थिति को क्या किया, बेहतर किया। बिचौलियों को खत्म किया, दलाल को खत्म किया, जहाँ से कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को उसने क्या किया, समाप्त किया। इसी को हम कहते हैं जमीन का सुधार। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे। क्लियर है? क्या कुछ गैप दे दूँ क्या तुम लोगों को? 5 मिनट दे दूँ? हम भाई ले लीजिए हमारा होगा वो कुछ मुझे लगता है ये इधर से गया उधर पता नहीं एक हफ्ते से जी तो मुझे गया है जो बोल लिया है टैक्स लगा दीजिए लेके बिगर बोली का मन जाने तक अपन प्रेस कर देंगे। सुधा चंद्रा ये बच्चे सुधा चंद्रा